दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम पास किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत एक एम्बुलेंस से होती है जो तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ भाग रही है। स्ट्रेचर पर लेटा नौजवान रास्ते में ही दम तोड़ चुका है, लेकिन जाने से पहले वह अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट करने के फॉर्म पर साइन कर चुका था ताकि उसकी मौत से कई लोगों की जिंदगी बच सके। ऑपरेशन थिएटर में 2 सर्जन उसके अंग निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही चीरा लगाने लगते हैं उन्हें पता चलता है कि मरीज की त्वचा गेंडे की खाल जैसी सख्त है। स्कैल्पेल चलाना भी मुश्किल हो रहा है। किसी तरह काम पूरा होने ही वाला होता है कि बाहर से नर्स की चीख सुनाई देती है। वो घबरा कर भाग जाती है। डॉक्टर वापस अंदर दौड़ते हैं तो देखते हैं कि मरीज का शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है और कुछ ही सेकंड में पूरा जिस्म हवा में उड़कर गायब हो जाता है। इसी डोनर का दिल फिर एक कमजोर दिल वाली लड़की वांसियो के सीने में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अजीब बात यह कि उसके शरीर में जरा सा भी रिजेक्शन नहीं होता। वो बिजली की रफ्तार से रिकवर करती है और सिर्फ 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाती है। घर आते ही उसकी कलाई पर अचानक एक गोल सा निशान उभर आता है, जैसे कोई टैटू हो जो उसने कभी बनवाया ही नहीं। ये मार्क उसी रहस्यमय डोनर से जुड़े राज्य की पहली निशानी है। वानियो के पापा ताइक्वांडो जिम चलाते हैं और वो बचपन से ही ताइक्वांडो सीखती आई है, लेकिन एक मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक पड़ा था, जिसके बाद पिता ने सख्त हिदायत दे दी कि अब रिंग में वापस जाना मना है। एक दिन मकान मालिक से बात करते करते ही वह मजाक मजाक में बैग पर स्पिन किक मारती है और किक इतनी तेज निकलती है कि पंचिंग बैग के साथ ऊपर की छत तक फट जाती है। पिता दंग रह जाते हैं क्योंकि पहले बिल्कुल फिट रहने पर भी वानियों में इतनी ताकत कभी नहीं देखी गई थी। यही से हमें अंदाजा हो जाता है कि उस रहस्यमय दिल के साथ उसमें इंसानी हद से बाहर की ताकत जाग चुकी है और असली कहानी अब शुरू होने वाली है। वानियो अपनी नई ताकत को परखने के लिए बाहर निकलती है और चढ़ाई वाली सड़क पर फुल स्पीड से दौड़ लगा देती है। उसकी रफ्तार इतनी पागलपन भरी हो जाती है कि वो बगल से गुजरती मोटर बाइक को भी आसानी से पीछे छोड़ देती है, जैसे कभी भी हवा में उछलकर उड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही रास्ता ढलान पर आता है उसके पैरों की ब्रेक फेल हो जाती है और वो अपने ही स्पीड पर काबू नहीं रख पाती। सामने खड़े छोटे ट्रक से जोरदार टक्कर होती है और पूरा वाहन उलटकर एक तरफ जा गिरता है। यहीं से साफ हो जाता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसके अंदर इंसान से ऊपर वाली ताकत जाग चुकी है। इस पूरे हादसे को किसी ने दूर से मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो जब इंटरनेट पर चढ़ता है तो उसमें वानियो की ताइक्वांडो ड्रेस पर लिखा नाम और उसके जिम का पता साफ दिखाई देता है। यही क्लिप एक नौजवान देखता है, नाम और एड्रेस नोट करता है और सीधे उसी जिम पर पहुंच जाता है। वो चुपके चुपके उसकी तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन वानियो अब आम लड़की नहीं रही। वह बिजली की तरह उसके पीछे पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और लड़का हैरान रह जाता है कि इतनी पतली सी दिखने वाली लड़की की पकड़ से वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा। यही वानियो की नजर उस युवक के हाथ पर पड़ती है जहाँ बिल्कुल वैसा ही गोल अजीब सा निशान बना है जैसा उसके अपने हाथ पर उभरा था। लड़का अपना नाम जियांग या जंग बताता है और खुलासा करता है कि उसे भी उसी रहस्यमय डोनर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इसलिए उसके अंदर भी अलौकिक ताकतें हैं। वो समझाता है कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 6 अंग दान कर सकता है, यानी कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में उस सुपर ह्यूमन डोनर की ताकत बढ़ चुकी है। वानियो और जियांग अभी तक उन 6 में से सिर्फ 2 हैं और बाकी 4 की तलाश अब उनकी अगली जर्नी बनने वाली है। इमरजेंसी मीटिंग के बाद जियांग ठान लेता है कि बाकी बचे सुपर ऑर्गन रिसीवर्स को भी ढूंढना ही होगा। अगले ही दिन किस्मत से उन्हें तीसरा शख्स मिल जाता है। उस दिन वानियो एक रोड रेस में भाग लेती है क्योंकि विजेता को महंगे जूते मिलने वाले हैं। स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद ही वो सबको पीछे छोड़ देती है और आराम से फर्स्ट आ जाती है। तभी एक मध्यम उम्र की औरत आती है और फिनिश लाइन के पास खड़े धावकों को मुफ्त ड्रिंक बांटने लगती है। मुस्कुराते हुए बताती है कि अभी कुछ समय पहले ही उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी और अब वह बिल्कुल ठीक है। जियांग और वानियो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत उसका हाथ चेक करते हैं, लेकिन वहां कोई निशान नजर नहीं आता। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगती है उनकी नजर उसकी पीठ पर पड़ती है। कपड़ों के बीच से झांकता वही गोल रहस्यमय निशान दिख जाता है और कंफर्म हो जाता है कि ये किडनी वाली आंटी भी उन्हीं 6 चुने हुए लोगों में से एक है। इसके बाद सीन कट होता है एक आलीशान विला की तरफ जहां योंग चुन नाम का बूढ़ा आदमी मौत के करीब पहुंच चुका है। उसकी बेटी गुस्से में डॉक्टर को फोन कर रही है कि इतनी दवाइयों के बावजूद उसकी हालत सुधर नहीं रही, लेकिन उसी पल बुजुर्ग अचानक उठकर बैठ जाता है, बड़ी भूख लगने की बात करता है और कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा ताजा और तंदुरुस्त दिखने लगता है। कैमरा जूम होकर उसके हाथ पर आता है, वहां भी वही गोल मार्क चमक रहा है। साफ हो जाता है कि उसे भी उसी रहस्यमय डोनर का अंग मिला है और अब उसके अंदर भी सुपर पावर जाग चुकी है। अगला सीन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का है जहां एक नौजवान टीवी की दीवार के सामने खड़ा होकर चुटकी बजाता है और एक साथ सारे स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं। वो जहां भी चलता है ऊपर की ट्यूबलाइट्स और साइनेज झिलमिलाने लगते हैं। ये लड़का है ग्योंग जो सामने वाले गेमिंग आर्केड में जाता है और सिर्फ अपने इलेक्ट्रिक पावर के दम पर हर मशीन पर हाई स्कोर मार
देता है, फिर जीती हुई रकम से महंगे महंगे गैजेट और लग्जरी सामान खरीदकर मजे लेता है। गियोंग भी उन 6 ऑर्गन रिसीवर्स में से एक है, लेकिन बाकी लोगों के उलट वो इस ताकत को पूरी तरह अपने मौज मस्ती के लिए यूज कर रहा है। कुछ वक्त बाद वानियों की फिर से मुलाकात जियांग और उसी किडनी रिसीवर औरत से होती है जिसका नाम अब पता चलता है सैनियो। यहाँ से ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि बाकी बचे सुपर रिसीवर्स को भी ढूंढा जाएगा, क्योंकि ये ताकत अगर गलत हाथों में चली गई तो दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है। डिनर पर पावर की मीटिंग तीनों वानियो, जियांग और सैनियो साथ बैठकर डिनर करते हैं और अपनी अपनी सुपर पावर शेयर करते हैं। जियांग बताता है कि उसे फेफड़े का ट्रांसप्लांट मिला था, इसलिए उसकी ताकत सांस से जुड़ी है। वो जोर से फूंक मारता है तो सीधे तूफान जैसा झोंका उठ जाता है। दूसरी तरफ सैनियो मायूस है कि किडनी मिलने के बाद भी उसे अभी तक कोई खास पावर महसूस नहीं हुई, तो जियांग उसे दिलासा देता है कि घबराओ मत, जब सारे 6 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तुम्हारी ताकत अपने आप जाग जाएगी। तभी ऊपर लगी लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और वहीं पर गियोंग एंट्री मारता है। वह बड़े कॉन्फिडेंट अंदाजों में कहता है कि उसे आंखें मिली थीं, इसीलिए वो पावर वाले लोगों की मौजूदगी देख सकता है और इसी वजह से यहाँ चला आया। जियांग को गियोंग शुरू से ही पसंद नहीं आता। वो वानियों को हिदायत देता है कि किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो, क्योंकि उन 6 में से कोई एक गलत रास्ता चुन सकता है। अगले दिन वानियों को गियोंग का अजीब सा मैसेज मिलता है। वह किसी कसिनो में पकड़ा गया है, जहाँ उसके चीटिंग करने पर सिक्योरिटी सारा जीता हुआ पैसा वापस छीनना चाहती है। वानियों और सैनियों तुरंत मदद के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जियांग मन से तैयार नहीं। वह बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। साफ दिखता है कि उसे गियोंग पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन अब वानियों के भीतर का हीरो जाग चुका है। उसका मानना है कि अगर कहीं नाइंसाफी हो रही है तो उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। वो सैनियों के ड्रिंक से स्ट्रॉ निकालकर जियांग की नाक के ठीक नीचे लगा देती है। जैसे ही वो जोर से छींकता है उसकी पावर ट्रिगर हो जाती है और छींक के साथ निकली तेज हवा गुंडों को उड़ाकर दूर पटक देती है। इस तरह टीम मिलकर गियोंग की जान बचा लेती है, भले ही जियांग मन ही मन अब भी उससे चिढ़ा हुआ हो। तरफ अमीर बूढ़ा योंगचुन फिर दिखता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त लग रहा है। वह अपने बिजनेस पार्टनर से किसी डील को लेकर बहस में उलझ जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि योंगचुन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसकी हथेली से जैसे कोई अदृश्य ताकत खींचने लगती है। पार्टनर की देह तेजी से बूढ़ी पड़ने लगती है, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, जबकि योंगचुन खुद कुछ साल जवान दिखाई देने लगता है। साफ हो जाता है कि उसके पास दूसरों की लाइफ फोर्स चूज कर खुद जवान रहने वाली खतरनाक शक्ति है और यही पावर आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। योंगचुन की खतरनाक लाइफर पावर। योंगचुन अब अपनी नई ताकत आजमाने निकलता है और बगीचे में खड़े एक बड़े पेड़ के पास जाता है। वह तने पर हाथ रखकर कुछ सेकंड तक आंखें बंद करता है और देखते ही देखते पूरा पेड़ एकदम सूख कर बेजान हो जाता है, जबकि योंगचुन पहले से ज्यादा ताजा और जवान दिखने लगता है। याकियन कट होता है एक फैक्ट्री पर, जहां याकियन नाम का सुपरवाइजर मजदूरों पर पूरी रात ओवरटाइम करने का दबाव डाल रहा है। एक वर्कर गुस्से में विरोध करता है और बहस तेज हो जाती है। तभी अलार्म बजता है और ऊपर से एक मजदूर खराब सेफ्टी की वजह से नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सब लोग अफरा तफरी में मशीनों पर ध्यान देते रह जाते हैं, लेकिन याकियन चुपचाप उस घायल के पास जाता है, अपना हाथ उसके घाव पर रखता है और कुछ ही पलों में पूरी चोट गायब हो जाती है। हालांकि खुद याकियन तेज दर्द झेलते हुए पीछे हट जाता है, जैसे किसी ने उसकी ही जान निचोड़ ली हो। दूसरी तरफ योंगचुन की बेटी शुनवा समझ जाती है कि उसके पिता की यह अजीब ताकत जरूर उस रहस्यमय ट्रांसप्लांट का नतीजा है। वह तुरंत अपने लोगों को हुक्म देती है कि जिस जिसको वही ऑर्गन ले हैं और जिनके पास पावर है, उन सब की लिस्ट निकालो और उन्हें ढूंढो। उसका असिस्टेंट तेजी से डेटा खंगालता है और अगले ही सीन में पता चलता है कि ये सारे पावर वाले फिलहाल सैनियों की कार की छत पर बैठे कसिनो वालों से भागते फिर रहे हैं। हाईवे, चेस और रेस्टोरेंट क्रैशुनवा की टीम भी जीपीएस ट्रैक करके उनके पीछे लग जाती है और देखते ही देखते 3 कारें हाईवे पर पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। वानियो एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाकर कार को रॉकेट की तरह भगाती है और कुछ देर बाद दुश्मनों से काफी आगे निकल जाती है, लेकिन कसिनो वाले इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होते। तभी जियांग पीछे पड़े गुंडों पर बोतलें फेंकता है। सफेद ड्रिंक उनके विंडशील्ड पर फैलकर नजरों के आगे पर्दा डाल देता है और उनकी कारें तितर बितर हो जाती हैं। गैंग से पीछा तो छूट जाता है, लेकिन स्पीड पर काबू न रह पाने की वजह से वानियो की कार सीधे एक रेस्टोरेंट की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब अंदर सीटों पर टेक लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं मानो वे तो बस खाना खाने आए हों और बड़े आराम से पूछते हैं, अरे भाई यहाँ कोई सर्व करने वाला है या नहीं। ग्रुप में दरार और जुदाई रात होते होते सब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो जियांग और गियोंग की बहस फिर भड़क जाती है। जियांग गियोंग पर भड़क कर कहता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से पूरा ग्रुप जान से हाथ धो बैठता। बात इतनी बढ़ती है कि चारों अलग अलग रास्ते जाने का फैसला कर लेते हैं। वानियो के लिए ये झटका और भी बड़ा है, क्योंकि इलाज के चलते वह 1 साल से स्कूल से बाहर रही। उसके कोई खास दोस्त नहीं बचे और जियांग सैनियों के साथ बिताया वक्त ही उसके लिए फैमिली जैसा था। अब एक पल
में सब बिखर जाने से वो अंदर से खाली सी महसूस करती है। सुलह है, नई मीटिंग की प्लानिंग अगले दिन। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है, ग्योंग खुद वानियो के पास आकर माफी मांगता है और मानता है कि गुस्से में उसने ज्यादा बोल दिया। वानियो पहले तो नटखट अंदाज में नाराजगी दिखाती है, लेकिन आखिरकार पिघल जाती है और सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है। साथ ही ठान लेती है कि सबको दोबारा एक जगह लाना होगा। वह प्लान बनाती है कि चारों सुपर पावर्ड लोग फिर से मिलें ताकि अगला कदम मिलजुल कर तय किया जा सके, और ग्योंग भी मान जाता है। उसे तो अब तक लीवर रिसीवर की पहचान भी मिल चुकी है, बस जियांग का इंतजार बाकी है। उधर चुनवा के पास उसका असिस्टेंट एक रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आता है जिसमें इन सब की शक्तियां साफ दिखाई देती हैं। वीडियो देखकर चुनवा समझ जाती है कि अगर वो ऐसे लोगों को पकड़कर उनकी एनर्जी निकालने का तरीका ढूंढ ले तो उससे ऐसी दवाइयां बनाई जा सकती हैं जो अनगिनत बीमारियां ठीक कर देंगी, और उसके साथ साथ उसकी दौलत भी आसमान छू लेगी। वो तुरंत ऑर्डर देती है कि इन सबको किसी भी तरह कैद करना है, चाहे उनके लिए जाल बिछाना पड़े या पूरे शहर को खंगालना पड़े। पॉइंट पर वानियो और गियोंग तय जगह पर पहुंच जाते हैं और जियांग के आने का इंतजार करने लगते हैं ताकि सब मिलकर नए लीवर रिसीवर को ढूंढने निकले। दूसरी तरफ फैक्ट्री में याकियन अपने बॉस से मजदूरों की सेफ्टी बढ़ाने की गुजारिश करता है, लेकिन ऊपरी अफसर को सिर्फ प्रोडक्शन की चिंता है, इंसानों की जान की नहीं। काम का दबाव इतना ज्यादा है कि खुद याकियन भी लंच ब्रेक छोड़कर फाइलों में डूबा रहता है। थके हारे मजदूर खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और किसी की नजर उस गैस टैंक पर नहीं जाती जो धीरे धीरे रिसने लगा है। धमाका जो सब बदल देता है। फैक्ट्री के बाहर हमारे तीनों हीरो जियांग का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी भीतर से तेज धमाके की भयानक आवाज गूंजती है और पूरा इमारत का हिस्सा आग के गोले की तरह हवा में उठ जाता है। आग और धुएं का विशाल बादल आसमान में छा जाता है, कारें हिल जाती हैं और वानियों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, क्या ये धमाका जियांग के साथ हुआ है या उनके किसी और जैसे सुपर ह्यूमन की ताकत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। गैस से भरी फैक्ट्री में रेस्क्यू धमाके के बाद याकियन सबसे पहले होश में आता है और फौरन मजदूरों को बाहर निकालना शुरू कर देता है ताकि हताहत कम से कम हो। तभी उसे पता चलता है कि एक मजदूर सेफ्टी डोर के पीछे फंसा हुआ है। वो घबराकर हेलमेट से शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मोटा ग्लास हिलता भी नहीं। तभी एंट्री लेती है वानियो। वो एक जबरदस्त किक से पूरा दरवाजा उड़ा देती है और दूसरी किक से पास रखे गैस टैंक दूर फेंक देती है ताकि और धमाका न हो सके। लेकिन अंदर की इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डोर इतनी हैवी और लॉक्ड है कि वानियो की ताकत भी बेअसर पड़ जाती है। अब बारी आती है गियोंग की। वो बस उंगलियां चटकाता है और पूरा हाईटेक लॉक सिस्टम पल में खुल जाता है, जैसे किसी ने मास्टर पासवर्ड डाल दिया हो। दूसरी तरफ देर से सही मगर जियांग भी फैक्ट्री पहुंच जाता है। अंदर हर तरफ घना धुआं है, घायल लोग दिख ही नहीं रहे। फोन की रिंग और फेफड़ों की असली ताकत ही गियोंग अपनी इलेक्ट्रिक पावर का नए तरीके से इस्तेमाल करता है। वो चुटकी बजाता है और एरिया में जितने मोबाइल फोन हैं सब एक साथ बजने लगते हैं। अलग अलग कोनों से आती रिंगटोन सुनकर जियांग को हर मजदूर की सही लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। वो गहरी सांस रोककर, जो कि उसकी सुपर फेफड़ों की ताकत है, घने धुएं में अंदर तक घुसता है और एक एक कर सभी को बाहर खींच लाता है। हर घायल मजदूर को जैसे ही बाहर लाया जाता है, याकियन अपना हाथ उनके जख्म पर रख देता है और कुछ सेकंड में घाव पूरी तरह भर जाते हैं। लेकिन हर बार हीलिंग के साथ याकियन भयानक दर्द से चिल्ला उठता है और एक मौके पर तो खून की उल्टी तक कर देता है। वानियो तुरंत समझ जाती है कि जहरीली गैस उसके फेफड़ों तक घुस चुकी है और अब वो खुद मौत के कगार पर है। इस समय सैनियों, जिसे पहले खुद पर कोई पावर महसूस नहीं होती थी, आगे बढ़कर याकियन का हाथ पकड़ती है और दूसरी ओर गियोंग का हाथ थाम लेती है। जैसे ही तीनों का सर्किट बनता है, बिजली की तरह एनर्जी फ्लो होने लगती है। गियोंग की फेफड़े वाली सांस की ताकत सैनियों के जरिए सीधे याकियन तक पहुंचती है। याकियन के भीतर जमा जहरीला असर कटने लगता है, उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं और वो चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो जाता है। यही सैनियों को पहली बार पता चलता है कि उसकी असली पावर अलग अलग सुपर ह्यूमन के बीच एनर्जी कनेक्ट करके ट्रांसफर करना है। फैक्ट्री के अंदर जहरीली गैस तेजी से फैलती जा रही है, इसलिए सब बाहर भागने का फैसला करते हैं। दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते में सैनियों रुक जाती है और चीख कर याद दिलाती है कि गियोंग अभी भी अंदर है। सबकी नजरें एक पल को थम जाती हैं। जियांग गहरा लंबा सांस खींचता है और बिना सोचे दोबारा धुएं और गैस की तरफ भाग पड़ता है। वो अंदर जाकर बेहोश पड़े गियोंग को ढूंढ निकालता है। सबको लग रहा होता है कि जियांग अपनी सुपर फूंक से गैस को बाहर उड़ा देगा, लेकिन वो उल्टा करता है। गियोंग को जमीन पर लिटाकर उस पर सीपीआर देना शुरू कर देता है। सीन बाहर से देखने पर थोड़ा अजीब लगता है, पर हर कंप्रेशन के साथ जियांग अपनी ताकत से साफ हवा गियोंग के फेफड़ों में भरता है और आखिरकार गियोंग जोर से खांसते हुए होश में आ जाता है। यानी इस बार उसकी जान बचाने के लिए जियांग ने सचमुच जिंदगी की सांस शेयर की है। फैक्ट्री रेस्क्यू के बाद वाली बॉन्डिंग जियोंग को बचाकर सब लोग सकुशल बाहर आते हैं तो पांचों पास के रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और पहली बार थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। वहीं याकियन साफ साफ बताता है कि उसकी पावर दूसरों की चोटें भरने की है, लेकिन हर बार वो सारा दर्द अपने अंदर खींच लेता है। तकलीफ इतनी तेज होती है कि
चीख निकल जाती है। हालांकि थोड़ी सी पानी पीकर वो खुद को फिर संभाल लेता है। इस पूरी फैक्ट्री वाली घटना के बाद पांचों के बीच एक अलग ही भरोसा और दोस्ती बन जाती है, जैसे अब ये सब मिलकर ही आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हॉस्पिटल में खतरनाक पहचान अगले दिन याकियन अस्पताल में अपने घायल साथी से मिलने जाता है और वहीं उसकी अचानक मुलाकात कंपनी के चेयरमैन योंग चुन से हो जाती है। याकियन आदर से सलाम करता है, लेकिन झुकते समय उसकी आस्तीन सरक जाती है और हाथ पर बना गोल निशान साफ दिखने लगता है। योंग चुन पास आकर ध्यान से देखता है और कैजुअली पूछता है कि ये टैटू है क्या। याकियन घबराकर बताता है कि नहीं, कुछ समय पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद ये निशान अपने आप बन गया। बस अब पहले से ज्यादा हेल्दी महसूस करता है। यही बात सुनते ही योंग चुन के दिमाग में प्लान बन जाता है। वो जाते जाते चुपचाप याकियन का नाम और डिपार्टमेंट याद कर लेता है। किडनैप ऑपरेशन और योंग चुन की चाल शाम को याकियन एक्स्ट्रा कमाई के लिए ड्राइवर की नाइट शिफ्ट करता है और इसी दौरान उसकी गाड़ी में सवार होता है चुनवा का असिस्टेंट। थोड़ी देर बाद याकियन को होश आता है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर बंधा हुआ पाता है। चुनवा डॉक्टरों को साफ आदेश देती है कि उसका लीवर निकालने की तैयारी करो, लेकिन तभी वहां योंगचुन पहुंच जाता है और ऑपरेशन से पहले एक अहम सवाल पूछता है, क्या लीवर का थोड़ा सा हिस्सा शरीर में छोड़ दिया जाए तो वो फिर से बढ़ सकता है? डॉक्टर हाँ में सिर हिलाते हैं तो योंगचुन तुरंत याकियन का गला पकड़कर उसकी लाइफ फोर्स चूसने की कोशिश करता है, मगर इस बार उसकी पावर बिल्कुल काम नहीं करती। सुपर पावर वालों पर बेअसर मौत की शक्ति योंगचुन ये टेस्ट पास के ही एक डॉक्टर पर दोहराता है और वहां उसकी असली दहशत दिखती है। डॉक्टर कुछ ही पलों में बूढ़ा होकर वहीं ढेर हो जाता है, जबकि योंगचुन खुद फिर से जवान सा नजर आने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी जिंदगी चूसने वाली शक्ति आम इंसानों पर तो चलती है, लेकिन सुपर पावर वाले लोगों पर पूरी तरह बेअसर है। इसी वजह से याकियन उससे सुरक्षित बच गया था। फिर वो ठंडे अंदाज में ऑर्डर देता है कि याकियन के लीवर का 90% हिस्सा निकालकर उसी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाए और सिर्फ 10% अंदर छोड़ा जाए, ताकि वो दोबारा उग सके और जरूरत पड़ने पर भविष्य में भी इस्तेमाल किया जा सके। बाकी सभी सुपर ह्यूमन पर शिकंजा जब तक सर्जरी की तैयारी चल रही है। चुनवा एक और निर्दयी फैसला लेती है। वह अपने आदमियों को आदेश देती है कि बाकी बचे सारे सुपर पावर वाले लोगों को किसी भी हालत में ढूंढ कर पकड़ो। उस सुपर ह्यूमन शिकार की शुरुआत बाहर सड़कों पर अब चुनवा के लोगों ने खुला शिकार शुरू कर दिया है। जियांग जैसे ही एक दुकान से निकलता है, सूट बूट और बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम उसे दीवार से चिपका देती है। वे उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन जियांग सांस ही नहीं लेता, इसलिए सिडेशन काम नहीं करता। मजबूर होकर वे उसे गुदगुदी करके जबरन सांस लेने पर मजबूर करते हैं और जैसे ही वह गहरी सांस खींचता है, उसी पर ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं। कुछ सेकंड में पूरी दुनिया घूमने लगती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसी समय दूसरी तरफ सैनियों और गियोंग पर भी अचानक हमला होता है। दोनों बिना मौका पाए पकड़ लिए जाते हैं और स्पेशल गाड़ियों में भरकर ले जाए जाते हैं। आखिर में वानियों पर घात उसके घर के ठीक सामने लगाई जाती है। जैसे ही गुंडे झपटते हैं, उसके पिता आगे आकर कहते हैं, तुम पीछे रहो, इन्हें पापा संभाल लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि उस्ताद के पास अब सिर्फ 14-15 साल के बच्चों को सिखाने लायक ही ताकत बची है। बाप बेटी की गलतफहमी वाला फाइट सीन लड़ाई शुरू होते ही वानियो साइलेंट मोड में चली जाती है। वह इतनी सफाई और स्पीड से एक एक गुंडे को गिराती है कि उसके पिता को लगता है वार उन्होंने किए हैं और बदमाश उनकी ट्रेनिंग से डरकर भाग रहे हैं। हर पंच के बाद वो गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं, जबकि असली काम पीछे से उड़ती वाणियों की किक्स कर रही होती हैं। आखिरकार सारे गुंडे भाग खड़े होते हैं और जब पापा पीछे मुड़कर वाणियों को देखने लगते हैं तो वह बेंच पर आराम से बैठी ऐसे स्टाइल मार रही होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिता दौड़कर आते हैं, पूछते हैं कि तुम तो ठीक हो ना, और अपने आप पर फूले नहीं समाते कि उन्होंने अकेले इतना बड़ा गैंग भगा दिया। कैदखाने में सुपर पावर और जवान हो चुका विलन वानियो तो बच जाती है, लेकिन बाकी सब जियांग, गियोंग और सैनियो चुनवा के लोगों के हाथों किडनैप हो चुके हैं और उन्हें एक खास किस्म की जेल में रखा गया है, जहां का टेक्निकल सेटअप उनकी सभी शक्तियों को दबाकर रखता है। उधर दूसरी तरफ योंग चुन की लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी हो चुकी है। उसके शरीर में अब नई एनर्जी उमड़ रही है और वह खुद को फिर से जवानी के दिनों जैसा महसूस करता है। यहाँ तक कि उम्र से वह अपनी बेटी से भी छोटा दिखने लगता है। असल में अंदर अंदर चुनवा हमेशा इस दिन का इंतजार कर रही थी कि पिता की मौत के बाद वो कंपनी की ताजदार बनेगी, लेकिन उसे जवान और तंदुरुस्त देखकर पहली बार एहसास होता है कि यदि बात यूं ही रही तो शायद वो खुद बूढ़ी होकर मर जाएगी और बाप अभी भी जिंदा रहेगा। योंगचुन घर लौटकर शॉवर लेता है, आईने के सामने खड़ा होकर अपने जवान शरीर को देखकर मुस्कुराता है और ट्रांसप्लांट के बाद योंगचुन खुद को आईने में निहार ही रहा होता है कि अचानक सब अंधेरा छा जाता है और वह एक रहस्यमयी लोकेशन पर खिंच जाता है। सामने फैला अजीब सा अस्तित्व उसे बाहें फैलाकर बुलाता है। योंगचुन जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वो सत्ता उसे अपनी ओर खींचने लगती है और उसके चेहरे पर पल पल में बुढ़ापा और जवानी के भाव बदलने लगते हैं। गुस्से में वह उस हाथ को झटक देता है और तभी उसे एहसास होता है
कि यह सब उसके दिमाग के अंदर चल रहा इल्यूजन था। उसकी हथेली पर कांच से लगा पुराना जख्म भी पल में भर जाता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहीं से उसके भीतर नया जुनून पैदा होता है। अब वह ठान लेता है कि बाकी बचे सभी सुपर ऑर्गन रिसीवर्स के अंग भी हासिल करेगा, ताकि हर पावर उसके पास हो और वह खुद को इंसानों का भगवान घोषित कर सके, जिसे पूरी दुनिया झुककर पूजे। चुनवा चाहकर भी अपने बाप के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी नई शक्ति के आगे उसके सारे गार्ड और टेक सिक्योरिटी खिलौना बन चुके हैं। जेल पर हमला और गियोंग का सीक्रेट सिग्नल योंग चुन गुस्से में उसी हाईटेक जेल पर धावा बोल देता है जो चुनवा ने तैयार करवाई थी। वह चंद मिनटों में उसके स्पेशल गार्ड्स और सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर रख देता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। इसी बीच जेल के अंदर गियोंग अपने हाथों में लगे हाईटेक लॉक की वजह से उंगलियां नहीं चटका पा रहा होता, तो दिमाग लगाकर अपने पैर की उंगलियां टोज चटकाने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद वो एक बार स्नैप करने में सफल हो जाता है और उससे वानियों के लिए लोकेशन सिग्नल ट्रिगर हो जाता है। कुछ देर बाद 2 स्टाफ मेंबर उसे खोलकर ले जाने आते हैं। जाते जाते गियोंग एक बार और टोज स्नैप करता है और इस बार सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे की लॉकिंग गड़बड़ा जाती है, जिससे वानियों की सेल का रास्ता खुलने लगता है। हालांकि ठीक उसी समय एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है और गियोंग बेहोश होकर ढेर हो जाता है। वानियों की रेस्क्यू बना रही होती है। उसे लगता है कि ये मिशन अब पूरी तरह उसी की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे ही उसके पिता को पता चलता है, वे जिद पकड़ लेते हैं कि इस बार वे भी साथ चलेंगे, क्योंकि पिछले घर वाले फाइट सीन के बाद उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि वे अभी भी पहले जैसे चैंपियन मास्टर हैं और गुंडों की भीड़ से अकेले निपट सकते हैं। वानियों कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन अंदर अंदर समझती है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के बीच उसे अपने पापा को भी प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ गियोंग एक ऑपरेशन टेबल पर होश में आता है और पता चलता है कि उसकी एक कॉर्निया पहले ही निकाल ली गई है। सौभाग्य से दूसरी आंख वो जाग जाने की वजह से बचा लेता है। योंग चुन उसे मारने की बजाय याकियन वाली सेल में फेंक देता है, क्योंकि उसे अभी इन सब की जरूरत है। उस समय तक याकियन के अंदर बचा 10% लीवर धीरे धीरे रीजेनरेट होकर उसे फिर से ताकत दे रहा होता है। याकियन गियोंग का हाथ पकड़कर उसकी घायल आंख पर फोकस करता है और अपनी दर्द सोखने वाली पावर से उसका जख्म भर देता है। बदले में खुद थोड़ी तकलीफ झेलता है, लेकिन पानी पीकर नॉर्मल हो जाता है और दोनों समझ जाते हैं कि जब तक वे जिंदा हैं, योंग चुन के प्लान पूरे नहीं होने दे सकते। इसी बीच बाहर की दुनिया के लिए योंग चुन एक बड़ा पब्लिक इवेंट अनाउंस करता है, जहां वो खुलकर अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाएगा और यहीं से आने वाला क्लाइमैक्स तय होगा, जिसमें या तो वो खुद भगवान बनेगा या ये सारी टीम मिलकर उसे रोक देगी। पब्लिक इवेंट और नकली भगवान योंग चुन एक भव्य इवेंट रखता है और खास तौर पर आखिरी स्टेज के मरीजों को बुलवाता है ताकि वो अपनी चमत्कारी ताकत दिखा सके। जब वह मंच पर एकदम जवान बॉडी के साथ एंट्री मारता है तो पूरा हॉल हैरान रह जाता है। अपना दम दिखाने के लिए वो एक घूंसा मारकर दीवार तोड़ देता है, जहां अंदर उसकी बूढ़ी उम्र की तस्वीर छिपी होती है, ये बताने के लिए कि वही बूढ़ा अब फिर से नौजवान हो चुका है। लेकिन ये सीन लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय डरा देता है। भीड़ की आंखों में भरोसे से ज्यादा खौफ नजर आने लगता है। ये देखकर योंग चुन तुरंत चाल बदलता है। वह एक विकलांग आदमी का हाथ पकड़कर अपनी हीलिंग पावर से उसे फिर से चलने लायक बना देता है। फिर गंभीर बीमारी से जूझ रही एक छोटी बच्ची को भी ठीक कर देता है। अब भीड़ वाकई उसे भगवान मानने लगती है। लोग वहीं मंच के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे नमन करने लगते हैं और योंग चुन को लगता है कि उसका देवता बनने वाला सपना सच में पूरा हो गया है। वारिसी बीच वानियों उसकी लोकेशन पर पहुंच रही होती है और योंग चुन अपनी पावर से उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। वह उंगलियां चटकाकर खुफिया रास्ता खोल देता है, खुद एक शानदार सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है और पूरा माहौल ऐसा बना लेता है जैसे किसी राजा के दरबार में मेहमानों का स्वागत होने वाला हो। वानियों अपने पिता के साथ अंदर कदम रखती है तो योंग चुन बेहद घमंडी मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। वानियों एक नजर में समझ जाती है कि यही वो शख्स है जिसने सबकी शक्तियों का खेल शुरू किया है और अब उन्हें निचोड़कर खुद फाइनल बॉस बनना चाहता है। वो बिना समय गंवाए तेजी से झपटती है और एक जबरदस्त किक सीधे योंग चुन पर जड़ देती है। इतनी ताकतवर हिट से उसका हाथ सच में टूट जाता है, लेकिन वह बस पास रखे गिलास से एक घूंट पानी पीता है और देखते ही देखते उसकी टूटी हड्डी फिर से जुड़ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वानियों को एहसास होता है कि अब वो खुद ही खुद रीजेनरेट होने वाली ऐसी लेवल पर पहुंच चुका है जिसे सिर्फ ताकत से हराना आसान नहीं होगा। टीम रियूनियन और असली लड़ाई की शुरुआत उसी दौरान साइड वाले रास्ते से सैनियों और जियांग भी वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार पूरी टीम एक जगह इकट्ठा हो जाती है। योंग चुन गुस्से में ताली बजाकर बोलता है, बहुत बढ़िया, सब खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब अपने सारे ऑर्गन अच्छे से निकाल कर दे दो। यानी अब उसके लिए ये सब दोस्त नहीं, चलते फिरते पार्ट्स हैं। वानियों के पिता अभी भी पिछले झगड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हैं। वो बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंग चुन बस हाथ घुमाकर ऐसा वार करता है कि उस्ताद कई मीटर दूर जा गिरते हैं। वानियों बिजली की गति से भागकर पिता के सामने आ खड़ी होती है और अगला घातक हमला अपने ऊपर लेकर उन्हें बचा लेती है, जिससे वे जानलेवा चोट से बच जाते हैं। इसके
इसके बाद शुरू होती है दो सुपर बीइंग्स की असली भिड़ंत। एक तरफ स्पीड, स्ट्रेंथ और टीम के भरोसे से लड़ी जाने वाली वानियो, दूसरी तरफ दूसरों की लाइफ फोर्स चूस कर खुद को भगवान समझने वाला योंगचुंग। हर टकराव के साथ हॉल में धमाके गूंजते हैं, दीवारों पर दरारें पड़ती हैं और साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ ऑर्गन्स की नहीं बल्कि इंसानियत और पावर के बीच आखिरी जंग बनने वाली है। जमीन हिलाने वाली फाइनल भिड़ंत यांगचुन और वानियो की भिड़ंत से पूरा हॉल कांपने लगता है। फर्श में दरारें पड़ जाती हैं और बड़े बड़े पिलर टूटकर गिरने लगते हैं। वानियो बेहद फुर्तीली है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही पावर है, जबकि योंगचुन के शरीर में 3 अलग अलग शक्तियां जमा हो चुकी हैं। कुछ ही देर में वो वानियो को बुरी तरह जख्मी कर देता है और वह मुश्किल से खड़ी रह पाती है। तभी जियांग आगे बढ़ता है। वह गहरी सांस भरकर पूरी ताकत से योंगचुन की तरफ फूंक मारता है और हवा का इतना तेज झोंका निकलता है कि योंगचुन कई मीटर दूर जा पटकता है। यह वार उसकी ईगो पर सीधी चोट बन जाता है। गुस्से में वह लौटकर जियांग की तरफ आता है, उंगली उसके माथे पर रखता है और एक झटके में उसकी एनर्जी कट ऑफ कर देता है। जियांग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर वो सैनियों की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार बिजली उलटी दिशा में बहती है। सैनियों ही उसकी ताकत को चूसने लगती है। सैनियों की रिवर्स ड्रेन और टीम की लाइन ऑफ योंगचुन हैरान रह जाता है कि पहली बार कोई उसकी खुद की पावर को उसी पर उलटा चला रहा है। उसे समझ में आता है कि सैनियों के पास सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की स्किल नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी की शक्ति खींचकर दूसरे में डालने या उससे निकाल लेने की क्षमता भी है। वो खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, कमाल है, अगर तुम पावर ट्रांसफर कर सकती हो तो क्यों ना इन सब की सारी ताकत सीधे मेरे अंदर भेज दो, फिर मुझे अंग चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि वह प्लान पूरा कर पाए, साइड से ग्योंग और याकियन भी एंट्री मारते हैं। अब पांचों एक लाइन में खड़े होकर योंगचुन का सामना करते हैं। सामने एक अकेला भगवान बनता हुआ विलन और दूसरी तरफ 5 लोग जिनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत उनकी दोस्ती और भरोसा है। संयुक्त हमला और बिजली की बरसात फाइनल राउंड शुरू होता है। योंगचुन अपनी सारी एनर्जी एक जगह फोकस करता है। इरादा साफ है, एक ही वार में पूरे ग्रुप को खत्म कर देना। वानियो सबसे आगे खड़ी होकर हल्की सी सीटी बजाती है जो जियांग के लिए सिग्नल होता है। होश में आते ही जियांग समझ जाता है कि क्या करना है। वह फिर से गहरी सांस लेकर हवा का शक्तिशाली जेट सीधे वानियो की तरफ भेजता है। ये हवा अब अटैक नहीं बल्कि बूस्टर बनती है। वानियो की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। वो गोली की तरह आगे बढ़कर योंगचुन के सीने पर एक जबरदस्त पंच जड़ती है। पीछे से पूरी टीम अपनी अपनी पावर उसके साथ जोड़ती है। याकियन हीलिंग एनर्जी भेजता है ताकि वानियो का शरीर प्रेशर झेल सके। सैनियों सबकी शक्तियों को एक चैन में जोड़कर उसी मुक्के में फोकस करती है। ग्योंग आसपास की सारी बिजली और इलेक्ट्रिक फ्रेम्स पर कंट्रोल लेकर योंगचुन के चारों ओर करंट का पिंजरा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन योंगचुन की ताकत भी कम नहीं। वह खुद हवा में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी पर काबू पा लेता है और बिजली की धाराएं चारों तरफ बिखेर देता है। गर्जन के साथ चमकती बिजली हॉल के विशाल स्तंभों पर गिरती है। मोटे मोटे पिलर ताश के पत्तों की तरह टूटकर गिर जाते हैं। पत्थर की मूर्तियां चकनाचूर हो जाती हैं और उनके अंदर छिपी स्टील की फ्रेमिंग बाहर दिखने लगती है। पूरा ऑडिटोरियम जंग के मैदान में बदल चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आखिरी वार किसका ज्यादा भारी पड़ेगा, एक अकेले फॉल्स गॉड का या 5 दिलों से जुड़ी इस इम्प्रोवाइज्ड सुपर हीरो टीम का। गिरती इमारत और नकली भगवान की असली औकात ऊपर हॉल में जो महाभारत चल रही है। नीचे की मंजिल पर सैकड़ों लोग अभी भी घुटनों के बल बैठकर भगवान योंगचुन के आगे दुआ मांग रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि जिस इमारत में बैठे हैं वही कभी भी ढह सकती है। भारी चोट खाने के बाद योंगचुन गुस्से में फर्श पर हाथ रखता है और पूरी बिल्डिंग से लाइफ फोर्स खींच लेता है। कुछ ही पलों में उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं और वह फिर से पहले जैसा खतरनाक दिखने लगता है। वह हाथ घुमाकर पूरे ग्रुप को गेंदों की तरह उछाल देता है, फिर वाणियों को गला दबाकर ऊपर उठा लेता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है और लगने लगता है कि अब शायद यही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाकी पांचों की संयुक्त ताकत को एक साथ पकड़ने की कोशिश करता है, सैनियों तेज दिमाग से चाल चलती है। वह कनेक्शन बनाकर योंगचुन की सेल्फ हीलिंग एनर्जी को उल्टा वानियों की तरफ ट्रांसफर कर देती है। नतीजा ये कि योंगचुन की खुद को ठीक करने की क्षमता वहीं पर बंद हो जाती है और वानियों की ताकत डबल हो जाती है। अचानक वानियों उसकी पकड़ से निकलती है और तड़ातड़ ऐसे मुक्के बरसाती है कि योंगचुन सचमुच पंचिंग बैग बनकर इधर उधर उछलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो जाता है, लेकिन उसी क्षण पूरी इमारत गंभीर रूप से झुकने लगती है। पूरी टीम का त्याग और अंतिम वारछत के स्टील फ्रेम टूटते हैं, पिलर क्रैक हो जाते हैं और ऊपर की कंक्रीट की स्लैब्स सीधी उन श्रद्धालुओं पर गिरने वाली होती हैं जो अभी भी कुछ समझ नहीं पाए हैं। वानियो, जियांग, ग्योंग, याकियन और सैनियो पांचों मिलकर अपनी पूरी ताकत छत को थामने में झोंक देते हैं ताकि नीचे खड़े एक एक मासूम की जान बचाई जा सके। ठीक उसी समय जितनी देर सब लोग भार संभाल रहे हैं, योंगचुन आखिरी बार उठ खड़ा होता है और दौड़कर फिर से उनकी शक्ति छीनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर यह एक मौका हाथ से गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार रास्ते में वानियों का पिता आ जाता है। वही मास्टर जो खुद को अब तक कमजोर समझ रहा था, लेकिन अपनी बेटी के लिए जान की बाजी लगाने में सेकंड भी नहीं लगाता। वह
घूमकर एक जोरदार किक मारता है और योंगचुन को पीछे धकेल देता है। साथ ही पूरी टीम उसकी बची खुची एनर्जी को मिलकर खाली करने का फैसला करती है। सैनियो कनेक्शन बनाती है। जियांग और ग्योंग अपनी बचे हुए पावर चैन में छोड़ते हैं। याकियन कंट्रोल तरीके से लाइफ फोर्स सोखकर उसे न्यूट्रलाइज करता है और कुछ ही सेकंड में योंगचुन की सारी देवता वाली ताकत खिसक जाती है। देवता से फिर आम इंसान पल भर के भीतर उसका शरीर दोबारा सिकुड़कर वही कमजोर झुका हुआ बूढ़ा बन जाता है। वह लड़खड़ाते हुए अपने उसी भव्य सिंहासन पर जा गिरता है जिसने अभी तक उसे भीड़ की नजरों में भगवान बना कर रखा था। गियोंग हल्की सी चुटकी बजाता है और टेक्नोथ्रोन की सपोर्ट स्ट्रक्चर धड़ाम से टूट जाती है। बाजुओं की पकड़ ढीली पड़ते ही सिंहासन नीचे गिरता है और योंगचुन सीधे उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच आकर धूल धूसरित हो जाता है जो कुछ देर पहले उसे नमन कर रहे थे। लोग जब पास आकर देखते हैं कि उनका ईश्वर न कोई चमकता अवतार है न अमर शरीर बल्कि बस एक थका हुआ डरा सहमा बूढ़ा इंसान, तो सब कुछ साफ हो जाता है। जय जयकार करने वाली भीड़ एकदम शांत पड़ जाती है। आंखों से पर्दा हट जाता है और योंगचुन सिर्फ एक धोखेबाज के रूप में उनके सामने रह जाता है जिसने दूसरों की जान और ताकत छीनकर खुद को भगवान कहलाने की कोशिश की थी। इस तरह वह अपना तर्थ, अपना ताज और लोगों का भरोसा तीनों एक साथ खो देता है। एंडिंग का सवाल, कौन सी पावर चुनोगे?